दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने यूपीएससी पैटर्न को बताया था, प्री एग्जामिनेशन के बारे में बताया था, उसके मार्क्स के बारे में बताया था, निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया था। तो आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है यूपीएससी के मेंस पैटर्न पे रहने वाली है। मेंस का क्या पैटर्न होता है, मेंस एग्जामिनेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीएस आचार्य चैनल पर आपको यूपीएससी से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी मेंस पैटर्न पर। यूपीएससी मेंस पैटर्न में क्या होता है, टोटल पेपर कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यूपीएससी में टोटल पेपर्स इन मेंस कितने होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें 9 पेपर्स होते हैं। इसमें 9 पेपर्स होते हैं टोटल पेपर्स इन मेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 क्वालिफाइंग पेपर की, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो है ये इसके मार्क्स 300 और 300 मार्क्स के ये 2 पेपर होते हैं। रीजनल लैंग्वेज का यहाँ अर्थ है जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, उसमें से किसी भी भाषा में आप एक पेपर देना होगा। क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि 300 नंबर में से आपको 25% स्कोर करना होगा। 25% का मतलब है कि 300 में से 75 नंबर आपको यहाँ प्राप्त करने होंगे। और ये जो 10th लेवल तक का जो हमारा ग्रामर है वहाँ से इसमें पूछा जाता है। जो हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से आते हैं बिहार आदि राज्यों से आते हैं, वो इसमें अपना रीजनल पेपर हिंदी को रखते हैं। और हिंदी ग्रामर इसमें 10th लेवल तक की पूछी जाती है, जैसे कि मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द और आपका ऐसे इसमें पूछा जाता है। और इंग्लिश में भी 10th लेवल तक की हमारी ग्रामर पूछी जाती है। इसमें एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज इस तरह के प्रश्न रहते हैं। ये बड़े आसान होते हैं। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि जैसा सुनते हैं कि सी सेट में पेपर फेल होने की वजह से हम रह गए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो हमने कल जो पुरानी वीडियो देखी थी यूपीएससी प्री की, उसके एग्ज़ाम के पेपर के उसमें आपके कितने भी नंबर आए हों वो इसमें महत्व नहीं रखते हैं। मेंस एक नई स्टेज होती है, इसके जितने भी मार्क्स होंगे वो आगे काउंट होंगे एसए के पेपर से, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, जिसके बाद आप इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे। तो फिर हमारा एक पेपर आता है एसए का, जिसके मार्क्स होंगे 250। इस एसए की अगर हम बात करें तो एसए के सिलेबस में हमारा जितना भी जीएस का पूरा सिलेबस है वो समग्र रूप से इसके अंदर समाहित होता है। ऐसे के हमारे 4 टॉपिक्स 2 खंडों में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें से हमें एक पर ऐसे लिखना होता है और दूसरे में से भी एक पर ऐसे लिखना होता है। तो ये हमारा ऐसे की बात हुई। इसके बाद अगर हम बात करें जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 1 में हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये 4 मेन टॉपिक हमारे एक ही दिन में। और इसके समय की बात करें तो हमें इनके लिए 3 घंटे का समय मिलता है। जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का होगा। और हिस्ट्री यानी इतिहास, आर्ट एंड कल्चर कला संस्कृति, ज्योग्राफी यानी भूगोल, सोसाइटी यानी समाज, ये इन सब से हमारे 250 मार्क्स का एक पेपर बनेगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे 150 शब्दों में लिखने होंगे और 10 क्वेश्चन हमें 250 शब्दों में लिखने होंगे। यही पैटर्न हमारा सभी पेपर में फॉलो होगा। फिर हम दूसरे पेपर की बात करें GS2 पेपर की, तो उसमें हमारा पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था, और इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारा करंट अफेयर से भी रिलेट करता है, और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, ये हमारा फिर से 250 मार्क्स का होगा। सभी पेपर हमारे 250 मार्क्स के होंगे और इसमें भी हमारे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जिस दिन हमारा मेंस होगा उस दिन GS1 और GS2 दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। और दोनों पेपर यानी कि 6 घंटे में हमारे 40 प्रश्न लिखने होंगे। तो हम अपनी राइटिंग स्किल कितनी मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए हमने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी अपना स्टार्ट किया है, जो डेली आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और इसके विषय में बताने के बाद मैं बता देता हूं हमारे आगामी जो GS 3 का एक पेपर होगा, फिर GS 4 का एक पेपर होगा। GS 3 पेपर में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न आएंगे, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएंगे, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से प्रश्न पूछे जाएंगे, एनवायरमेंट यानी के पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक से फिर से हमारे 20 क्वेश्चन बनेंगे जो डिवाइड होंगे 10 और 10 क्वेश्चंस में, जो 150 और 250 शब्द में डिवाइड होंगे। इसके बाद हमारा ये इसके लिए भी 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। सबके लिए जो हमें ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का मिलेगा। जीएस पेपर 4 की बात करते हैं। जीएस पेपर 4 के बाद जो हमारा है ये एक अहम रोल प्ले करता है हमारी रैंक में और हमारे सिलेक्शन में। जीएस पेपर 4 है हमारा इथिक्स यानी कि नैतिक शिक्षा और इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केस स्टडी भी इसी के अंदर पूछा जाता है। केस स्टडी से आपको मैं अवगत करा दूं कि केस स्टडी का मतलब है आपका कि आप एज ए डीएम या आईपीएस अफसर या कोई भी एक अफसर जब बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, तो आपको एक सिचुएशन हैंडल करनी होगी। इसमें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का इसमें परीक्षण किया जाएगा कि जब आप किसी स्तर पर पहुंचेंगे और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो उसे आप अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी नैतिकता के साथ, उनको ना गवाते हुए कैसे उसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्न केस स्टडी में पूछे जाएंगे, जो 6 से 7 केस स्टडी आपको इसमें सॉल्व करनी होंगी। अन्य प्रश्न आपके नैतिक इथिक्स से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी 250 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी 3 आवर्स का हमें टाइम मिलेगा। और ये पेपर इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि हमारा पेपर 3 तक जो जीएस का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके विचारों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में वो करेगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐच्छिक विषय जो आपकी इच्छा से आप चुन सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि जो आपने अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे वो ही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे। जिस सब्जेक्ट में, यहीं पर मैं आपको एक ये भी क्लियर कर देता हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने के लिए हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सबसे पहला मेन पॉइंट है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इंटरेस्ट के बाद हमारा दूसरा देखना चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमें एनालिसिस करना चाहिए कि इसमें मार्किंग कैसी हो रही है। मार्किंग का मतलब है जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, अगर उसमें हमें नंबर ही ना मिले और केवल हमारा इंटरेस्ट बना रहे तो ऐसे ऑप्शन पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तीसरा हमें देखना चाहिए मार्केट में इसका कितना मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, यानी स्टडी मटेरियल। तीसरा ये पॉइंट हो गया। और चौथा और अंतिम पॉइंट है कि इसके लिए हमें फैकल्टी या टीचर अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद हमारा जो है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के विषय में बात हुई, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि केवल इस एक सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको 500 अंक की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा आप 20+ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मात्र 750 नंबर ही लेकर आते हैं। और 750 नंबर इस 500 मार्क्स में से, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये आपका 500 मार्क्स का है। और इन 500 मार्क्स में से 300+ अगर आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो आपका विषय अच्छा माना जाएगा। और इस विषय के ऑप्शनल चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लगभग 28 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। यूपीएससी की तरफ से आप कोई सा भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इन सभी आधारों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली स्लाइड में, तो मेंस का जो हमारा टोटल होता है इन सभी पेपरों के अंकों की अगर हम बात करें, GS1, GS2, GS3 ऐसे प्लस हमारे जो 2 ऑप्शनल के हैं, तो 1750 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। और उस मेरिट के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि आपकी नॉलेज का टेस्ट तो आपके मेंस के स्तर पर पूरा हो चुका है, क्योंकि इतने सारे प्रश्न आपने हल किए हैं तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आपके पर्सनैलिटी टेस्ट की बात आती है, जो इसमें आपकी रैंक में और आपके चयनित होने में, अंतिम रूप से चयनित होने में आपकी मदद करेगा। 275 मार्क्स एक बड़ा
नंबर है 275, क्योंकि अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो वहाँ इंटरव्यू के मात्र 100 अंक दिए जाते हैं। इसी तरह वहाँ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, वहाँ मेंस में जिसके नंबर आ गए वहाँ यहाँ क्योंकि मिनिमम आपको 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, और फिर 60 टू 70 10 टू 15 नंबर का ही आपको डिफरेंस मिलेगा किसी में। लेकिन यहाँ जो है सबसे कम आपको 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं और सबसे ज़्यादा आपको 200 मार्क्स तक भी मिल सकते हैं, 194 मार्क्स तक भी मिल सकते हैं। तो यहाँ जो 100 नंबरों का ये डिफरेंस होगा, ये आपकी रैंक में, आपकी पोस्ट में और आपके अंतिम रूप से चयनित होने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो ये ओवरऑल जो व्यू है हमारा मेंस पैटर्न का, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करें उसके बारे में अच्छे से जान लेना, रिसर्च कर लेना सबसे ज़रूरी होता है। टोटल मार्क्स आफ्टर इंटरव्यू जो हमारी अंतिम रूप से ऑल इंडिया रैंक बनेगी, ऑल इंडिया रैंक जब बनेगी वो बनेगी हमारी 2025 मार्क्स में से। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप 50 टू 55% मार्क्स इसमें से ले आते हैं तो आप टॉप 10 में अपना ऑल इंडिया रैंक सिक्योर कर लेंगे। ये इसकी खासियत है यूपीएससी की, इसमें 100%, 70%, 99% वाले कहीं नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि इसके विषय में एक बात और मैं अंतिम रूप से बता दूं, इसका नाम है जीएस यानी जर्नल स्टडीज। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक स्टडीज के लिए नहीं बोला गया। इसका नाम क्यों रखा गया है जनरल स्टडीज, ये भी सोचने का विषय है। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्यों रखा गया है, सामान्य अध्ययन इसका नाम रखा गया है। हमें सभी विषय की सामान्य जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए इतना वास्ट सिलेबस है, हर एक पहलू से आपको गुजरना है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको उसके साथ होनी जरूरी है। इसलिए पेपर 4 लगाया गया है। 2013 से पहले पेपर 4 इसमें नहीं था, और इसी के बाद इसलिए इसमें इंटरव्यू को भी महत्व दिया गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि मेंस में कितना हमारा ये जरूरी है। तो आज की जो हमारी ये चर्चा थी यहीं पे पूरी